इन्होंने मुझे कहानी सुनाई पूरी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा ठीक है। और भी लोगों से मुलाकात की उन्होंने, बहुत लोगों को। फिर मुझे 1-1.5 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आता है कि हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं इस सीहोर में। सीहोर? हाँ, भोपाल से आधे पौने घंटे का रास्ता है, मध्य प्रदेश। वहाँ पर पूरी फिल्म वहीं शूट हुई है। देखिए, अब जब तक आप खुद में कहें अरे हाँ ये उसकी, अरे ये अपने पड़ोसी राम प्रसाद की कहानी है, फिर तो आगे बढ़ते रहे। प्रिंस ऑफ पर्शिया है, नार्निया है, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, और भी बहुत सारे। मैं अभी नाम, अभी व्हील ऑफ टाइम चल रहा था अमेजोन पे, अपलोड है। ऑलमोस्ट इनमें मेरा लीड वॉइसेस मैं देता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भाषा में भी काम करना चाहते हैं, आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सुर और ताल का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो डायलॉग था, जैसे मैंने कल भी बोला था, वो प्रिंस ऑफ पर्शिया में भी है कि उसको पास ला के बोल रहा है अगर वो इंग्लिश में, सो हमें वही बोलना है और इंटेंसिटी के साथ कि भाईजान ने कहा था कि अगर तुम उन्हें ना मिल सके तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ। साथ ही मेरा महाभारत का कृष्ण भगवान की आवाज़ में एकता कपूर ने मुझे पसंद किया। अब ओ कम ऑन डैड, अब ये कृष्ण ऐसे तो नहीं बोलेगा। अब उसमें आपको पूरा फिर वो अनंत सृष्टि है मेरा शरीर, पांडव मेरे अंग, भीम है मेरी भुजा, अर्जुन मेरा मस्तक, इन्हीं 5 शक्तियों से चलाता हूँ मैं संसार, रचा है मैंने विधि का विधान। Hello and welcome to brand new podcast with a very new and emerging actor who has recently done couple of films and he has been the voice of lot of OTT series, चाहे आप Netflix पे देख रहे हो, Amazon पे देख रहे हो या Discovery में अगर आपने कभी voice dubbing सुना हो किसी आर्टिस्ट का। One of the finest voice over artists from Bollywood film industry, we have Mr. Dahiya. Would you like to call yourself Mr. Dahiya or युद्धवीर दहिया? शेक्सपियर ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी कह लो उसे, जिसे गुलाब कहते हैं वो खुशबू ही देगा। तो nice. युद्धवीर कहिए, युद्धवीर दहिया कहिए। ये युद्धवीर मतलब ये महाभारत वाला फील देते हैं। ये नाम आपका किसने ये पहले रखा, घर का या आपने खुद से सिलेक्ट किया? नहीं, ये घर का ही है। एक्चुअली मेरे पापा हैं जो श्री राजकमल दहिया, उनके प्रिय मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड थे युद्धवीर मलिक। वो IAS ऑफिसर हैं अभी चंडीगढ़ में। अच्छा। तो ये उनके मतलब मेरा नाम उनकी याद में ही कह लो या अपने मित्रता के नाम पर वही तो मतलब बच्चे का नाम रख दिया उन्होंने। अच्छा। युद्धवीर दहिया। तो स्कूलिंग चंडीगढ़? नहीं, स्कूलिंग वगैरह मेरी दिल्ली में ही हुई है। दिल्ली में किया। होम टाउन आपका चंडीगढ़? नहीं, चंडीगढ़ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा। सोनीपत से 16 किलोमीटर दूर हमारा गांव है नकलोई। सो जो मेरा पालन पोषण हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, पढ़ाई लिखाई वगैरह, बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गया था 2003 में। जी। तो मतलब हर किसी का मुंबई ड्रीम तो बहुतों का होता है। कुछ लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। ज़्यादातर नॉर्थ साइड से क्रिएटिव फील्ड वाले का अल्टीमेट डेस्टिनेशन मुंबई ही होता है। आप चाहे कहीं भी घूम ले, अगर हिंदी में काम करना हो तो मुंबई इज़ द एपिक सेंटर। तो ये जिज्ञासा कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्टिंग मतलब स्कूल प्ले या फिर कैसे इसमें एंट्री कैसे हुआ? तो ये मेरा बचपन में ही म्यूज़िक, संगीत में काफ़ी रुचि थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे फादर की कि उन्होंने जो ये सोचा कि क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबूगिरी, वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में अभी गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हुए। तो उनका ये मानना था कि बच्चे को उस फील्ड में डालना चाहिए जहाँ उसका इंटरेस्ट है, जहाँ उसकी रुचि है। तो जैसे उन्होंने देखा मैं स्कूल में ही मतलब थोड़ा गाना बजाना, जैसे मैं स्टेज पर मैं अकेला लड़का था और 7-8 लड़कियाँ होती थी तो जो प्रेयर वगैरह करवाते हैं। तो संगीत की क्लास में मैं 3री-4थी में था तो मैडम ने, मैं पीछे बैठता था, उन्होंने कहा नहीं, वो सबको सुना होगा शायद, तो सबसे आगे उन्होंने बैठा लिया शायद 2री या 3री क्लास में ही, तुम आगे बैठो। और उसके बाद उन्होंने कहा तुम स्टेज पे रहोगे। तो ये शायद गॉड गिफ्ट होता है, पिछले जन्म का कुछ होगा कि मैंने सीखा नहीं कहीं, लेकिन फिर भी इस तरीके से मेरा रहा। उसके बाद फिर जब मैं अचानक 9th के बाद, जब छुट्टियों के बाद मैं वापस गया तो मेरी आवाज़ सडनली थोड़ी बदल गई। तो मैंने कहा हेलो मैम। तो वो हैरान, अरे युद्धवीर क्या हो गया तुम्हें? तो आवाज़ एकदम बदल गई, बोली अब तुम नहीं रहोगे। तो तब तक मैं कॉन्गो ज्योमेट्री बॉक्स डेस्क बजाता था, तो कॉन्गो वॉन्गो उसका शौक हो गया। फिर मैं स्टेज पे कॉन्गो बजाने लगा। मुझे बेस्ट ड्रम प्लेयर का अवार्ड भी मिला स्कूल में।
सो ये बीच में एक प्ले हुआ था, सो उसमें मैं थोड़ा छोटा था तो भालू बना था, तो मुझे बड़ा मजा आया, सब देख रहे हैं मुझे, एकदम एक अंदर वो होता है। उसके बाद एक और नाटक हुआ, उसमें भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाया, तो मुझे बहुत मजा आया। इसके साथ साथ क्योंकि पापा को ये भी था कि भाई कैसे करेंगे आगे, क्या किस फील्ड में डालेंगे, तो उन्होंने मेरा संगीत में इंटरेस्ट देखते हुए मुझे गंधर्व महाविद्यालय में सितार की ट्रेनिंग में डाल दिया। तो गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली की बात है? कौन से सेक्टर में? दिल्ली नहीं, वहीं पे आईटीओ पर है मेन। अच्छा, दिल्ली में आईटीओ पे उर्दू भवन के बराबर में ही गंधर्व महाविद्यालय है। उससे पहले मैं 7वीं 8वीं से ही उन्होंने मुझे 2 महीने की जो छुट्टियां होती थी बाल भवन में भेजना शुरू कर दिया था। बाल भवन में उन्होंने फोटोग्राफी में एडमिशन लिया, 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, साथ में सितार में डाला मुझे। लेकिन मैं फोटोग्राफी में मैं सो जाता था, उसमें वो पूरा फिजिक्स की पढ़ाई और ये वो मेरा बुरा हाल हो जाता था। तो मैं चुपचाप जाके खुद ही, पापा के जाने के बाद मैंने खुद ही अपना फॉर्म भर दिया कि मेरे को वो दूसरा दे दो, तो मैंने ड्रामेटिक्स ले लिया सीखने के। सो अब हो गया सितार और ड्रामा। उसमें मैंने फिर एक और बहुत अच्छा एक वो हो रहा था, प्ले हो रहा था, राघु बजैया बंसी गवैया समथिंग कुछ एक ऐसा प्ले है। सो उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर, वो मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेन रोल मिल जाता शायद, लेकिन एक राजा को पंखा झलना था, तो वो नेचुरली कोई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा मैं करके दिखाऊं सर, तो मैंने वो इतना अच्छा किया, बोले तू ही करेगा ये। और मैंने कहा ये भी बड़ा वो होता था कि अब अच्छा मेन किरदार मिल सकता था, लेकिन मैं उसमें पंखा किया, लेकिन वो भी अपने आप में एक पूरी प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। इसके साथ साथ फिर मुझे मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया सितार में, तो मैंने 8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया वहाँ पर। मतलब 8 साल पहले किसी के इतने नंबर आए थे। तो जो हमारी जो एग्जामिनर थी, उन्होंने हमारे गुरुजी को कहा कि जगदीप सिंह बेदी जी हैं, वो बहुत कमाल के आर्टिस्ट, बहुत अच्छे शख्स हैं, तो उनको कहा कि इस लड़के से सितार मत छोड़ने देना, इसको छुड़ाइएगा मत। इसका अनुष्का शंकर है जो अपना रविशंकर जी की लड़की, वैसा हाथ चलता है, उंगलियां मेरी पतली पतली इस तरीके से। तो ये हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 12वीं के बाद मैंने एक्टिंग में क्यों चुनी, क्यों मैं गया। इसके साथ साथ 11th 12th में मेरी फाइन आर्ट्स में मैंने एडमिशन ले रखा था, तो बहुत अच्छी मेरी ड्राइंग वगैरह, और टीचर्स बोलती थी अरे मेरे मुझे दे दो ये पेंटिंग, मुझे दे दो, तो मेरा उसमें भी इंटरेस्ट था। अब जब 12th के एग्जाम के में हुआ, मतलब मेरे को बुखार था, मुझे याद है, वो अंगूर और कुछ बनाना था ऐसे, तो मेरे 70 आउट ऑफ 70 मुझे नंबर मिले बोर्ड एग्जाम। तो अब 12वीं के बाद पापा ने पूछा कि भैया किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि हमारे जो पेंटर वाले सर थे उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा हाथ है लड़के का, छुड़वाना मत। तो उन्होंने बोला भाई आईटीओ पर ही कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, उसमें आपको एडमिशन डाल दे, तो आज मैं पेंटर होता। सितार कर लो, क्योंकि गुरुजी ने पापा को कहा कि ऐसा ऐसा कहा गया है, मैं नहीं कर रहा हूँ, एग्जामिनर कह के गई। तो आज मैं सितारिस्ट होता, कहीं बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर रहा होता, मेरी सीडीज डीवीडीज होती। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सिर्फ एक सितारिस्ट बनकर नहीं रहना चाहता था, सिर्फ मैं एक पेंटर बनकर नहीं रहना चाहता था। तो फिर मैंने जो प्ले में मेरे को जो मजा आता था, तो एक्टिंग, तो मैंने कहा मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, पूरे मैदान जंग में जा रहे हो तो पूरे हथियारों से लैस होकर जाना चाहिए। उन दिनों फिर मैंने 3 महीने का जो एक्टिंग कोर्स होता है मारवा स्टूडियो जो फिल्म सिटी नोएडा में, क्योंकि आसपास वही था। सो 2002 में मैंने वो किया। तो उसके साथ साथ मैंने 3 महीने का एडिटिंग का भी किया, 3 महीने का डायरेक्शन का किया, 3 महीने का कैमरा का किया, और 3 महीने का तो एक मास्टर डिप्लोमा करके पूरा इस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पापा का ये मानना था कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो। सो मैंने पूरा 1 साल का वो कोर्स किया। उसके बाद फिर मारवा साहब ने ही, मैं एडिटिंग में भी अच्छा था, मैं कैमरा में भी अच्छा था, डायरेक्शन में भी काफी बढ़िया, मेरे सब तारीफ करते थे। मैंने जो फिल्म बनाई उसमें मैंने ही एक्टिंग की थी। सो मैं वहीं पर, अब उस वक्त पैसा कैसा आएगा भाई, हरियाणा के बैकग्राउंड से भी क्या कमा क्या रहा है लड़का, अरे छोरा करे कि है, करेक्ट। हाँ, वो बोले सितार बजावा रहा है, सितार तो बजावा करे कि है, पी से क्यों कर कमाओगा, तो ठेठ हरियाणवी जाट हूं मैं, करेक्ट। तो पी से क्यों कर कमाओगा भाई, वही होता है ना। तो बस उन्होंने ड्यूअल मॉनिटर में मैंने ग्रहण कर ली, तो उन्होंने 1 महीने तो मैंने किसी तरीके से किया वो एडिटिंग, ड्यूअल मॉनिटर, एसी रूम मिल गया। पर भाई मुझे नींद आ जाती थी, सब बता रहा हूँ। 1 महीने बाद मारा साहब आए, उन्होंने मेरा काम देखा था, एक्टिंग में इंटरेस्ट देखा था, तो बोले कि मुझे लगता है अभी तुम्हें जाना चाहिए, अगर जाना है तो मुंबई में। सो उन्होंने वो 1 महीने का मेरे उस वक्त 2000 रुपए मुझे 100 के 20 नोट गिन के तो गो फॉलो योर ड्रीम। यस। तो फिर मैं आ गया मुंबई में। अब मैं 5000 रुपए लेके आया था सिर्फ उन दिनों। 4500 की वर्कशॉप नादिरा जहीर बब्बर जी एकजुट थिएटर ग्रुप, 2003 की बात बता रहा हूँ। 13 मई 2003 को मैं बॉम्बे आ गया था। अब वहाँ पे पृथ्वी थिएटर में मैंने देखा वर्कशॉप हो रही है, तकदीर होती है, मैंने वो किया। 4500 में मैंने वहाँ दे दी, 500 रुपए बचे थे बस। आते ही मेरा इंतजाम पापा ने अपने मित्र के यहाँ करा दिया था, जोगेश्वरी में, जहाँ पे मैं 1 हफ्ता 10 दिन रहा। उसके बाद मेरे एक साथी बन गए वहाँ पर थिएटर वगैरह में, तो मैं उनके साथ मीरा रोड शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से फिर अब जब वर्कशॉप खत्म हुई 1 महीने की, तो वहाँ पे
मजा तो आता ही था, और जब जिस काम में आपको मजा आता है तो जाहिर है वो अच्छा होगा, लोगों को भी पसंद आएगा क्योंकि आपको पसंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है। बिल्कुल। सो मेरे भी यही मानना है, और मैं युवाओं से भी यही कहना चाहूंगा जो भी मुझे सुन रहे देख रहे हैं कि जिस काम में आपको मजा आता है करने में वही काम कीजिए आप, क्योंकि वो काम आप करेंगे तो वो अच्छा करेंगे क्योंकि आपको मजा आ रहा होगा, और अच्छा करेंगे तो उसमें पैसा, नाम, शोहरत, दौलत सब आ जाता है वो। तो एक चीज़ बताइए, एक्टिंग का जो पहला सबसे ज़्यादा अगर कोई फेस करता है बीइंग एन एक्टर, आपकी हरियाणवी बैकग्राउंड है, हरियाणवी में बहुत खड़ी बात हिंदी बोलते हैं और फ्रैंक होते हैं, नो हाइड एंड सीक टू दी फ्रंट, सामने से फ्रंट फुट पे आके बात भी करो और जबान का पक्का हो। तो बचपन की क्या मेमोरी है दिल्ली 6 की अगर बात करें, पुरानी दिल्ली, कभी जाते थे चांदनी चौक, मौका मिलता था लेकिन ऐसा कुछ खास वो नहीं रहा, मतलब मैं थोड़ा सा डर के रहता था क्योंकि मैं 6 साल तक अपनी नानी नाना के पास रहा था हरियाणा में, रोहतक। उसके बाद जब मैं आया तो मैं थोड़ा डरता था पापा से क्योंकि मुझे वो अनजान लगते थे, तो मैं इतना ज़्यादा खुल के कि भाई यहाँ घूम रहा हूँ वो घूम रहा हूँ ऐसे नहीं हो पाया। हाँ, उसके बाद 9th 10th 11th में, और दूसरी बात बहुत पैसा नहीं होता था, तो ऐसा नहीं कि हम कहीं पार्टियां उड़ा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, सिंपल जो भी कुछ काम होता था तो जाते थे। ऐसा भी नहीं कि नहीं घुमाते थे, मम्मी पापा ही घुमा देते थे। दिल्ली 6 वगैरह हम गए थे पूरा ऐसे, वो सब जमा मस्जिद वगैरह देखी हमने वहाँ पे, ये सब सारी चीज़ें देखी हैं, लाल किला वगैरह खूब घुमाया पापा ने, ये ऐसी बात नहीं है, बहुत उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बच्चे का। लेकिन ऐसा कुछ यादें वगैरह वो सब नहीं है कुछ खास। मैं बहुत शरारती ऐसा बच्चा नहीं था, बहुत सभ्य और अच्छा सुलझा हुआ लड़का था। और खड़ी बोली का आपने बताया तो ये बड़ा अच्छा हुआ है, वो बोलते हैं ना, वो एक बेचारा सिंपल सा बंदा वो जा रहा था लखनवी बोल दीजिए कि और यानवी आ रहा था सामने से, तो बोला अरे सुनिए भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ, तो बोला देख खैर उस तरीके का मेरे कद काठी नहीं है, लोग मुझे बोलते हैं तुम जाट लगती ही नहीं कहीं से, क्योंकि तो मैं बहुत नर्म मेरी भाषा है। ये सब मैं इसका जो श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे थिएटर ग्रुप को, क्योंकि जब हम वहाँ से आते हैं, वहाँ की उस वक्त मेरी जहनियत, मेरी सोच बिल्कुल अलग थी। वहाँ हमारे दोस्त यार वही सब, समझ रहे हो, दिल्ली जहनियत जो मैं बोलता हूँ, उनकी बातें अब थोड़ा सा मुझे नहीं सही लगती हैं। इवन हमारे रिश्तेदारों की भी अगर मैं कहूँ, छोटी छोटी बातों में उनको लड़ते झगड़ते देखता हूँ, मन मुटाव इतने देखता हूँ, तो वो गड़बड़ लगता है मुझे। थिएटर में आपको एक दिमाग और दिल खोल देता है, बहुत ओपन करता है। मुझे लगता है हर किसी को थिएटर वर्कशॉप या थिएटर से जुड़ना चाहिए, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है आपको थिएटर। वो बोलते हैं ना कि यू नीड पावर इफ यू वांटेड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, अदरवाइज लव इज एनफ टू सर्वाइव। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि थिएटर में अब यहाँ पे आए, तो अगर लाइफस्टाइल की बात करें, दिल्ली एक तरफ और एक मुंबई, बचपन दिल्ली सीख के आए आप, क्या डिफरेंस देखे आपने? वहाँ एक्टिंग सीखी भी है और एक्टिंग का आप टीचर भी रहे हैं ना आर्ट में? जी। कितने समय तक रहे एज ए टीचर? आपकी मतलब ठीक है, अगर हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनका होता है कि यार एक्टिंग भी सीख सकते हैं क्या यार? अच्छा ठीक है, थिएटर तो समझ में आता है, लेकिन आप एक फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का ट्रेनिंग देते थे, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ एज अ टीचर का सर? ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 2003 में मैंने यहाँ थिएटर ज्वाइन किया, तो उसके साथ साथ अब आपको टिकने के लिए पैसा भी चाहिए होता है मुंबई में, और थिएटर में पैसा नहीं है, स्पेशली हिंदी थिएटर में। तो मुझे घर से 3,000 रुपये आते थे उन दिनों। मैंने कहा था भाई मैं वहाँ पे खाता पीता हूँ, बाइक थी, पेट्रोल डलवाने, तो 2,000 रुपये लगते थे। तो मैंने कहा पापा 2,000 ही है, 1,000 का मैं आटा दाल चावल तुम्हारे खा जाता हूँ, तो 1,000 ही, तो 3,000 मुझे आप भेजिए। उसमें मैंने यहाँ पे, और मैं इधर उधर में बिगड़ा नहीं, और ये भी अच्छी बात है। देखिए बहुत ज़्यादा पैसे होते तो आप बिगड़ने के भी चांसेस रहते हैं, ड्रग्स और ये सब क्लब्स और ये सब, ये नहीं कॉमन होता है बड़े शहरों में ये सब। यहाँ पे आके मैंने नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं थे, तो हम रेंट देना है, खाना पीना खाना है, तो ये मैं करता रहा 10 साल मैंने यहाँ थिएटर को दिए। साथ साथ मैं वॉइसिंग से जुड़ गया, वहाँ से पैसा आने लगा, तो मैंने उनको शुरू में बोला कि 1,500 रुपये दे दो अब आप। 3,000 थे, मैंने कहा 1,500 कर दो, 50%। उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दिया। शुरू में उन दिनों में हैना मोंटाना एक सीरीज थी, हैना मोंटाना में हैना का भाई जो जैक्सन, उसके लिए वॉइस देता था मैं। और एक और था एस क्लब 7, उसमें भी एक किरदार का डायरेक्ट मेरा वॉइस टेस्ट दिया और उसमें आई गॉट सिलेक्टेड।
सो इस तरीके से फिर तो आगे बढ़ते रहे। प्रिंस ऑफ पर्शिया है, नार्निया है, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, और भी बहुत सारे अभी नाम। अभी व्हील ऑफ टाइम चल रहा था अमेजोन पे, अपलोड है, ऑलमोस्ट इनमें मेरा लीड वॉइसेस मैं देता हूँ। अब 11 साल यहाँ काम करने के बाद फिर मेरा उधर परिवार वगैरह है, दिल्ली है, मैं वहाँ पर फिर गया। सो वहाँ पर यहाँ वर्कशॉप में हमारा जो मारवा साहब के लड़के, जो मोहित नाम है, मोहित मारवा, वो भी यहाँ पर आए स्टूडेंट बन के, उन्होंने वर्कशॉप की। सो उनके पापा ही हैं वहाँ पे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि 3 मंथ्स का हुआ। और वो उस वर्कशॉप में वो मुझे देख के गया था, जो मेरा अंदाज था, जो एक बच्चों को बांधना होता है। ये मारवा साहब के ही शब्द में बता रहा हूँ कि जैसे मैं बांधता हूँ, उनका बड़ा अच्छा वो कह रहा था कि बाकियों को भी टीचर को डांट लगा देते कि यार उसकी तरह क्यों नहीं बांध रहे हो बच्चों को। क्योंकि अब ये भी देखना कि बोर ना हो जाए। 1.5 घंटे की 3 क्लास रोज लेना वो आसान नहीं होता है एक सब्जेक्ट में। एंटरटेनिंग होना चाहिए, बच्चों को आप साथ साथ फिर लर्निंग भी होना चाहिए। सो मुझे लगता है क्यों मैं बच्चों को पसंद आता था, या मैं क्यों उनकी सारी समस्याओं को समाधान करने में, एटलीस्ट उनका रीजन बताने में मैं रहा, क्योंकि मैं स्वयं उस रास्ते से गुजरा था। और आपने बात की कि हरियाणवी ठेठ भाषा, सो मैंने खुद अपनी भाषा पे काम किया, रिकॉर्ड कर करके मैं सुनता था। मैंने कहा ये फेसबुक और ये सब चीजें तो हैं आपकी, इसमें व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन ये इतनी अच्छी चीज बनाई है इंसान ने, इसमें रिकॉर्डर भी एक, खुद को रिकॉर्ड करके सुनो कि क्या अल्फाज बोल रहे हो। हम बोलते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तब हमें एहसास होता है कि क्या बोल रहे हैं। करेक्ट। अब हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये तीनों भाषाओं का समावेश है आजकल जो काम हो रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे वो ज्वाइन किया फिर, और काफ़ी अच्छा रहा वो। तो 3 महीने के जो 16 बैचेस मैंने निकाले, 4 साल मैं वहाँ रहा। और इस तरीके का आलम था कि 3 साल का कोर्स छोड़ के बच्चे, ऐसी हवा फैल गई थी मेरी, अपने मुंह से मैं तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो भी वहाँ देखा मैंने कि 3 साल का कोर्स छोड़ के 3 महीने वाले में आना चाहते थे बच्चे। इस खुद वहाँ के काउंसलर्स ने बताया मुझे कि इतनी एप्लीकेशंस आती थी और डांट पड़ती थी, क्या कर रहे हो, इसकी तरह इस बढ़ाओ, ये ऐसे। सो इस तरीके से क्योंकि मैं समझता था कि क्या दिक्कतें हैं। अगर हरियाणा से बच्चा आ रहा है, तो पंजाब से बच्चा आ रहा है, तो क्या उनकी दिक्कतें हैं, जो डिक्शन की दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर उनका आवाज़ जो क्वालिटी है, आप वो भी उसको भी सुधार सकते हैं। और ये क्राफ्ट है एक्चुअली। क्या है, देखिए मैंने खुद भी 3 महीने का मैंने बताया कोर्स किया था जब, तो एटलीस्ट हमें इस फील्ड के बारे में नॉलेज तो होती है। बिल्कुल। अगर नॉलेज ही नहीं होगी, कैसे आप इंटरव्यू, जैसे अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसे एडिटिंग में इधर का होता है, फिर एक मास्टर शॉट होता है, कैसे एडिटिंग में वो जुड़ के वो हो जाता है, तो ये सब मुझे ज्ञान ही नहीं था, ये किसी को नहीं होता है उन दिनों। फिर वो, अब तो ये चलो इंस्टा और ये सब ऐप वैप कितनी चीज आ गई, तब कुछ नहीं था। आप मुझे फील्ड के बारे में पता चला, वो ये काम होता है वो, तो मुझे लगता है ये कोर्सेज होने चाहिए। और आपको कमियां पता चलेंगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या रास्ता चुनना है उनको सुधारने का। फिर ये क्राफ्ट है, फिर आप इसको जितना मांझते जाएंगे, आपको देखो करत की विद्या है, करना पड़ेगा। अब आप इतने महंगे कोर्सेज तो नहीं कर सकते आप एक के बाद एक। तो इसलिए थिएटर में कहूंगा कि आप थिएटर से जुड़िए, और जरूरी नहीं आप शुरू में ही बॉम्बे आ जाएं, आप जहां भी जिस शहर में आप थिएटर ज्वाइन कीजिए। बोला ही जाता है कि थिएटर इज द मीडियम ऑफ एक्टर। अगर किसी को परफेक्ट एक्टर बनना है तो थिएटर करना चाहिए, मौका मिलता है करने का, सीखने का मौका मिलता है। और जो फिल्म होता है ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर का मीडियम होता है। आपने, चलिए एक एक्टिंग वाला एस्पेक्ट्स हो गया, आपने सेकंड आपने चीज़ को फोकस किया है कि आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे आपका रियल इनकम शुरू हुआ, अगर प्रोफेशनल इनकम की बात किया जाए, जिससे आप अपने आप को मतलब संभाल सकते हैं। इस शहर में टिकना ही बड़ी बात है, बड़ी बात तो होता है। डबिंग ने संभाला मुझे, जो टिक गया वो हो गया। एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा, देखा जाए तो मार्केट है। बहुत सारी फिल्मों का डब किया जाता है डिफरेंट भाषा में। अब तो देखिए, अब साउथ वाली मूवीज आ रही हैं सारी इंग्लिश, कोरियन कंटेंट, हर भाषा को आप हिंदी में डब कर रहे हैं आजकल। तो एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए किस तरह अपने वॉइस पे वर्क करना चाहिए? अगर आपको किसी को अगर 2 मिनट के अंदर बतलाना हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन ही और शी शुड फॉलो, या आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई करियर बनाना चाहे? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भाषा में भी काम करना चाहते हैं, आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फ्लुएंसी। आप कितना स्पीड में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लगना नहीं चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ आप डायलॉग की तरह, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही लगना चाहिए जब पढ़ते वक्त, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप याद कर लीजिए और फिर डबिंग नहीं। इधर मिला, यहाँ पे सामने टीवी चल रहा है, ये कहो कि इंग्लिश में सुना, पॉजेज, यहाँ पे रुका, एक लाइन बोली है, अरे सुनो कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर होना था, है ना, इंग्लिश में, hey, where are you going? Come here.
तो ये पॉज है, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर, बीच में पॉज है, तो ये मार्क किया, तो ये आर्ट है, ये भी एक, अब एक साथ नहीं बोल सकते। फिर हमारे पास अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, तो हमने पॉज उधर सुना, इधर पॉज मार्क किया, ओके चलो ठीक, अब उसका भाव देख लिया, अब हमने कहा चलो, जैसे उसने बोलना शुरू किया, अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, तो ये हुआ। अब हमें देखना है कि वो किस पे, और दूसरी चीज अभी आपने कहा जल्दी से बताना है, सुर और ताल का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बोल रहा है वेयर आर यू गोइंग, कम हियर, तो अब हमें यही बोलना है, अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो इसमें अगर वो बोल रहा है हे वेयर आर यू गोइंग, कम हियर, तो आपको वही, अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, या यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो डायलॉग था, जैसे मैंने कल भी बोला था, वो प्रिंस ऑफ पर्शिया में भी, कि उसको पास लाके बोल रहा है अगर वो इंग्लिश में, तो हमें वही बोलना है, और इंटेंसिटी के साथ, कि भाईजान ने कहा था कि अगर तुम उन्हें ना मिल सके तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। सो आपको टेम्पो की समझ होगी कि इंग्लिश में कितना बोला उसने, ये नहीं आपने इतना बोला है और आपने हिंदी में इतना फैला दिया, नहीं, अब आपको छोटा करना है, इसीलिए रवानी जरूरी है। टंग ट्विस्टर्स में बच्चों को बताता हूँ, जो भी, जब आपके पास भाषा का ज्ञान होगा, स्पीच क्लैरिटी होगी, और डिक्शन भी सही होगी, टेम्पो का भी ज्ञान होगा, समझ रहे हो, स्पीड और सुर का भी ज्ञान होगा, तो एग्जैक्ट वो बोलते हैं सर आपका ऑडिशन सारे क्लियर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट, मतलब मैं नहीं कह रहा सारे, क्योंकि मुझे लगता है सुर और ताल की समझ है। फिर इमोशन तो है ही, अगर वो हंस के बोल रहा है तो वेयर आर यू गोइंग, तो अरे कहाँ जा रहे हो, वैसे बोलना पड़ेगा। हाँ तो बोल रहा तो वैसे बोलना पड़ेगा, डुबा के बोल रहा है कि बता दो मैंने कहा था, और उसने टाँग पड़ के मुझे अब मरा। सो पूरा आपको मशीन बनना पड़ता है। तीसरी लाइन पे हंसना तो वहीं पे आनी चाहिए हंसी, ये आया चक्कर साउंड, ये वहीं पे आना चाहिए, ये आया तो वैसे ही करना चाहिए, कॉपी मशीन बन जाता है इंसान। 20 साल हो गया, मुख्तलिफ किस्म के मैंने किरदार निभाए हैं। छोटे से, इधर देखिए आप प्रिंस ऑफ पर्शिया कर रहा हूँ, स्टूडियो से निकला, इधर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसके लिए हमारे अभी रेजोनेटर्स होते हैं हमारे, बेस ये फॉल्स, चेस्ट रेजोनेटर हो गया, बेस रेजोनेटर हो गया, जहां से हम आवाज बदल सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको, आप इधर आप हीरो एकदम वो कर रहे हो, जेक जिलेनहाल प्रिंस ऑफ पर्शिया में, इधर आपको 9 साल का बच्चा करना है। सो उसमें और कम ऑन डैड, डैड आपको नहीं लगता कि हमारे गांव वाले जो है कुछ ज्यादा ही खाते हैं, हाँ थैंक यू, तुम तो बोलोगे ही, तो नेज़ल वाला इस तरीके से उसमें नाम भूल गया मैं, क्या था ड्रैगन का नाम। सो इस तरीके से हमने पूरा वो किया, और उसमें भी इमोशंस होते हैं, पूरा आपको ढूंढना पड़ेगा, वैसा नहीं मेरे पास रहा करो तुम, और वहां पर तुम मेरे पास रहा करो। सो ये आवाज बदलनी पड़ेगी। साथ ही मेरा महाभारत का कृष्ण भगवान की आवाज में एकता कपूर ने मुझे पसंद किया। एक डायलॉग कोई याद है महाभारत का, आप ही के स्टेट में हुआ है, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा का। हाँ, तो इसमें मैं बताता हूँ, देखिए बालाजी ने महाभारत बनाई, तो कृष्ण भगवान के लिए आवाज ढूंढ रहे थे वो, सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। अब उसमें भी देखिए, अब आपको, अब ओ कम ऑन डैड, अब ये कृष्ण ऐसे तो नहीं बोलेगा, अब उसमें आपको पूरा फिर वो, अनंत सृष्टि है मेरा शरीर, पांडव मेरे अंग, भीम है मेरी भुजा, अर्जुन मेरा मस्तक, इन्हीं 5 शक्तियों से चलाता हूं मैं संसार, रचा है मैंने विधि का विधान। ये आप एग्जैक्ट मेरी वॉइस में आप चला भी सकते हैं, यूट्यूब पे आप डालेंगे युद्धवीर दिया वॉइस कृष्ण, तो ये आएगा। तो इस तरीके से अब आपको पूरा, अभी ये देखिए ना, बहना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हिंदी भाषा का ज्ञान होगा, सुगंधित, ये अटक रहे थे, हम देखते हैं कई आर्टिस्ट, यानी कि अगर शॉर्ट में बोला जाए, अगर आप वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को एक्टर बनाना सीखिए। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तभी आप वो प्रोफेशंस को भी अडॉप्ट करने के लिए आपको उस सिचुएशन में डालना होगा, बच्चे का आवाज निकालना, मल्टीपल वॉइस आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको, अगर आपका ये क्राफ्ट आ गया ना एक्टिंग, देखिए क्या इमोशंस की दुनिया है, आवाज मेन हथियार हमारा आवाज है, आवाज आ गया, टंग ट्विस्टर्स वगैरह अभ्यास कीजिए, हिंदी पे काम कीजिए, हिंदी इंग्लिश उर्दू के आप रोज पेज पढ़ के सोइए, जबरदस्त भाषा का ज्ञान हो गया आपको। अब आप बोलिए उसको, फिर अब आप चल भले ही माइक के सामने हैं, स्टेज पे हैं, अब लोग बोलते हैं यार एक्टिंग कैमरे के सामने और थिएटर में तो अलग होती है ये, तो मैं वही बताता हूँ, अब एक्टिंग में हम थिएटर में अब 200 इतनी रो है, 10वीं रो में या 20 रो है, लास्ट वाला बंदा भी टिकट लेके आया है, उसको भी हमारे हाव भाव देखने चाहिए, अरे जाओ यहाँ से, तुम आज के बाद नजर मत आना, दबाओ यहाँ से, तो पूरा हमें ऐसा करना पड़ेगा। आप कैमरे के सामने, आपको पता है, दफा हो जाओ, ये दिख रहा है ना, बस इतना ही काफी है। बिल्कुल। ये एक आंसू आया, अब दिख गया, उसमें नहीं दिखेगा, उसमें आपको तो पूरा करना पड़ेगा। एक बार समझ में आ गया, अब आप इतनी समझ पैदा, मुझे लगता है
जरूरी है करनी है आपको। जैसा देश वैसा वेश। अब माइक वैसे के ही। सामने आप कर रहे हैं, बिल्कुल माइक है। अब माइक के सामने ऐसे नहीं कि अब इधर कर दिया, माइक यहाँ है। देखिए बंदिशें होती हैं हर काम। अब यहाँ से ये करेंगे फा बी फू फा, तो देख रहे हैं फा, ये ब्लो आते हैं, हल्का सा क्रॉस हो गया। देखिए इसकी छोटी छोटी टेक्निक्स है। अब यहीं आपको ये इतना सा एरिया, यहीं पे आपको रोना है, यहीं हंसना है, यहीं पे स्क्रीन देखनी है, और यहीं पे, और अक्सर हम भावुक हो जाते हैं। तमीना तमीना वो हीरोइन को मेरा फेंक देता है नीचे। एक मनोज पांडे और एक मैं, हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी या ग्लोरी ऑफ ब्लेड्स, कुछ एक फिल्म है। अब उसमें वो कर रहा है, उसका दो दोस्त है, वो जीतते हैं एंड में। तो पूरा मेरे को याद है, मेरे को रुकना पड़ा था बिकॉज मैं इतना भावुक हो गया था। क्योंकि आप वो महसूस नहीं करेंगे, वो आपकी आवाज में नहीं आएगा। और आवाज पूरा देखिए, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हमें सीखना चाहिए अपनी सांसों को, अपनी ब्रेथ को इस्तेमाल करना। तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हें नहीं चाहता। देखिए मैं तुम्हें नहीं चाहता, आधा मैंने वॉइस्ड और आधा ब्रेथ ही बोला है। जब जब तुम मेरे सामने आती, पता नहीं बहुत खूब, बहुत खूब। तो समझ रहे हो? तो ये क्राफ्ट है। आपने कहा था शुरू में कि एक्टिंग कोई कैसे सीख सकता है ये। देखिए मैं भी एक ऐसे ही हरियाणा का ठेठ जाट बच्चा, आपको कूदना पड़ेगा। पर वही बात है कि जिस फिल्म आप उतरेंगे, देखिए बड़ा अच्छा शेर है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरे सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। सिर्फ उतरोगे किसी भी फील्ड में, डूब जाओगे बिल्कुल, और जब उसमें डूब जाओगे तो पार हो मिलेगा। जाओगे। पानी में तो जाना तो पड़ेगा, अगर पानी में ही नहीं गए तो स्विमिंग आएगी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी अपकमिंग फिल्म एक वाटर किस्मत है। तो डायरेक्टर मोहन आज़ाद, इन्होंने बहुत पाथ ब्रेकिंग फिल्मों में इन्होंने राइटिंग किया है। कैसे, मतलब इनके सानिध्य में कैसे आए और कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? जी बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा ऑडिशंस और कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात ये सब मैं नहीं करता हूँ। ये मैं खुद, मुझे सब बोलते क्यों नहीं करते, मिलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मिल पाता हूँ, या पता नहीं मुझे शायद वक्त नहीं आया अभी। सो हमारे एक साथी हैं भरत झा, वो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। तो उनको इन्होंने कहानी सुनाई थी। उन्होंने जब कहानी सुनी, तो कहानी सुनते वक्त भरत का कहना था कि मुझे यार सुनते हुए तू नज़र आ रहा था। तो कई लोगों से मुलाकात करवाई भरत ने इनकी, ये मिलते थे चंदू के किरदार के लिए, बहुत लोगों से मुलाकात की, जो इन्हें सही लगता था उनको कहानी सुनाते थे, नरेशन देते थे। मुझसे मुलाकात हुई तो शायद इन्हें नजर आया कि ओके चंदू काफी वर्सेटाइल कैरेक्टर है। हाँ, तो इसमें क्या इन्हें बॉडी बिल्डर नहीं चाहिए, सिक्स पैक एब्स, वैसा चंदू नहीं है। तो इन्हें शायद नजर आके चेहरे पे मासूमियत पता नहीं, शायद कॉमन मैन है, एक कॉमन एस्पिरेशंस। अब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई पूरी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा ठीक है। और भी लोगों से मुलाकात की उन्होंने, बहुत लोगों को। फिर मुझे 1-1.5 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आता है कि हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं। तो आप फला यहाँ पे मलाड में मुझे बुलाया गया और सीन बता दिए गए थे, ये या शायद 2 या 3 सीन पे हम करेंगे। तो मुझे वहाँ बताया गया, बस मैंने फिर 3 सीन डिफरेंट इमोशन, अलग सिचुएशन पर बेस्ड। सो मैंने उस वक्त ऑडिशन किया। तो ऑडिशन देते वक्त ही हमें एहसास हो जाता है कि पसंद आ रहा है कि नहीं। अब इतनी समझ तो हमें हो ही गई है। तो ये स्माइल कर रहे थे, खुश थे ये, अरे हाँ। वो कह रहे लाइन बोला भूल जाओ, लाइन भूल जाओ, जो ये बोल रहा है वही सही है। क्योंकि मैं क्या इम्प्रोवाइज भी कर देता हूँ, कुछ फील समझ ली, कैरेक्टर समझ लिया। अब आप उसके इर्द गिर्द आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, कैरेक्टर मत छोड़िए, लेकिन उसके आसपास आप खेल सकते हैं। तो मैंने किया, तो इन्हें पसंद आया। उसी वक्त इन्होंने कहा तुम ही हो। तो इस तरीके से मैं खुश नसीब हूँ, इतने ज़बरदस्त ये गुणी व्यक्ति हैं मोहन जी, और मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। और इस प्यारी बच्चा ही कहेंगे, इनकी फिल्म हमारी इनकी बच्चा, इनका बच्चा है वो, उसके लिए मुझे चुना गया। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तो इसमें आप कैरेक्टर चंदू का प्ले कर रहे हैं, तो आपके साथ किस तरह का कैरेक्टर है? इट्स वर्सेटाइल, जनरल लाइफ, या कुछ इसमें और क्या क्या कर रहे हैं? देखिए कोई बार बहुत चीखम चिल्ली वो सब करना होता है ना, वो आसान एक्टिंग हम बोल देते हैं। लेकिन जो एक सटल वाला मामला होता है ना, वो आसान नहीं होता। सो ये बहुत सिंपल रोजमर्रा की हमारे तुम्हारे सबके जैसा बंदा है ये, जो जद्दोजहद में लगा हुआ है, जूझ रहा है डेली रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कर गुजरने की, पैसा कमाने की। हम सब चाहते हैं ना हमारा ये बिजनेस सफल हो जाए। तो ये अलग अलग हाथ डालता है, उस तरीके की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बोलते हैं कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आप सोने को हाथ लगाओ वो पत्थर बन जाता है। फिर घर में भी कलेश, आपकी सोशल लाइफ, व प्रोफेशनल लाइफ है ना, सारी पर्सनल लाइफ, सब की वाट लग जाती है।
तो उस तरीके का ये बहुत ही भोला आदमी है। अच्छा। जो बीवी से भी झड़प चल रही है इसकी, जो कि देखो सभी की चल रही है, देख रहे हैं आप, क्यों हम सब घूमना फिरना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अब उसमें नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे क्या क्या करता है, और जब फिर वही बात है कि जब किस्मत बदलती है तो आप पत्थर को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाता है, तो कैसे इसकी तकदीर बदलती है और तब क्या खेल होता है। तो उसके बाद की इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका स्टाइल, वो सब अलग है, तो वो थोड़ा हमें सोचना था। बाकी बहुत प्यारा शख्स है, ये अदर सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ये अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, तो अपने बारे में नहीं सोचता है। ये आपकी फिल्म का शूट बॉम्बे में हुआ या फिर आप लोग सीहोर में? सीहोर। हाँ, भोपाल से आधे पौने घंटे का रास्ता है, मध्य प्रदेश, वहाँ पर एक पूरी फिल्म वहीं शूट हुई है, और वहीं का ये बंदा दिखाया गया है, और सिंपल सा बंदा, और बहुत प्यारी कहानी है। खुद में कह, अरे हाँ ये उसकी, अरे ये अपने पड़ोसी राम प्रसाद की कहानी है, समझ रहे हैं? हरियाणा का लड़का, एक एमपी का ठेठ बच्चा। क्या मैसेज रहेगा ऑडियंस के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं? खासकर आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशंस दिया, अगर किसी को एक्टिंग में करियर बनाना हो या वॉइस ओवर आर्टिस्ट प्रोफेशनली अगर पैसा कमाना हो, तो आपने अपने लाइफ का एग्जांपल देते हुए बखूबी इस चीज़ को ये किया है। व्हाट अ किस्मत को लेके आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है? ये आपकी पहली सबसे बड़ा लीड कास्ट अगर एज एन एक्टर देखा जाए, जी जी जी, तो कितना एक्साइटेड है और कितना नर्वस है और कितना एंग्जाइटी है? जस्ट द पर्सनल फीलिंग आई एम आस्किंग। पर्सनल फीलिंग तो देखिए, बिल्कुल अगर सच्चाई मैं बताऊं आपको, तो मैं पिछले 7 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर चुका हूं। मैं आई हैव बीन फॉलोइंग क्रिया योग, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इस बुक सबको पढ़नी चाहिए, अप्रेंटिस टू एन हिमालयन मास्टर या लिविंग विद हिमालयन गुरुज। सो सच बताऊं, मैं सम हूँ। मेरा ये मानना है, जो गीता में भी है, कि आप अपना कर्म कीजिए, जो हमने बहुत पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है, अब ऊपर वाला संभालेगा। तो ये है, लेकिन ये इच्छा ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, हमारे काम को देखें, क्योंकि वही बात है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा, है ना? तो हम चाहते हैं कि ये देखें, हर कोई ये फिल्म देखे, हमारा काम देखे, उसको सराहे, क्योंकि बहुत पैसा, जीवन भर की पूंजी लग जाती है एक फिल्म बनाने में, मेहनत लगती है, बहुत सारे लोगों का करियर आगे जुड़ा होता है इससे, भविष्य जुड़ा होता है, तो सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। सो मैं सच बताऊं तो मैं अपने लिए नहीं, बाकी सबके लिए, स्पेशली सर के लिए, या जिन्होंने भी पैसा लगाया है, जिनका लगा है, मेहनत की ये पूंजी लगी हुई है, इच्छा है मेरी, प्रभु से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बहुत अच्छी चलनी चाहिए फिल्म, ताकि सबको अपनी मेहनत का फल मिले। करेक्ट। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज युद्धवीर दहिया, काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर, एंड ये इनकी पहली ऐसी फिल्म है जिसमें ये बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट एक आम आदमी का एक कैरेक्टर के अंदर है, जो कि एमपी का एक बंदा है, करेक्ट, मध्य प्रदेश। जी जी जी। आई होप कि आपकी जर्नी बहुत अच्छा रहे। नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।